नमस्कार दोस्तों, आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर मेरे यानी चिरंजीव भारद्वाज के साथ। आज हम क्लास 9th की क्षितिज की मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती, आसानी से ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की परंपरा का उपयोग और विकास किया है। यानी पंचतंत्र में और हितोपदेश में जिस प्रकार पशुओं और पक्षियों की कहानियां हैं, उसी प्रकार यहां भी दो बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हमें कई नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का यानी टॉप क्लास का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि सच में गधा बेवकूफ है या वो सीधा है या बिल्कुल ही सहिष्णु है, अर्थात सब कुछ सहन कर लेता है, इसलिए हम उसे गधा कहते हैं या बेवकूफ कहते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। यानी ऐसी गाय जिसने अभी ताजा ही बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय तो सिंगनी यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल अर्थात लोट करके मस्ती कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। आपने देखा है कभी गधे को मुस्कुराते हुए? नहीं। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद यानी परमानेंट दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। यानी जिस प्रकार ऋषि मुनियों को सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार गधे को भी कभी प्रसन्न होते हुए या दुखी होते हुए नहीं देखा है, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी सीधा होना संसार के लिए ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए यानी जब खराब वक्त आ जाए उस समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते, अर्थात जेंटलमैन कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, अर्थात सभ्य जातियों में गिनने योग्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं
कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बचिया का ताऊ अर्थात बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि बैल कई बार अपने विरोध को प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान सहनशीलता में गधे से नीचा ही। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी नाम का एक किसान है जिसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति बैलों की नस्ल होती है, टॉप नस्ल पछाई, तो उस जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, अर्थात बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में अर्थात गूंगी भाषा में, अपनी संकेत वाली भाषा में विचार विनिमय करते थे, अर्थात बातें करते थे, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जी हाँ, इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझता है अपने आप को, लेकिन उसमें भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ सके। लेकिन ये शक्ति हीरा और मोती में थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, विनोद के भाव से। विग्रह अर्थात अलग होने के नाते से नहीं, केवल हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से, यानी अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अत्यधिक घनिष्ठ मित्र होते हैं वो ऐसी ही ढोल धप्पा अर्थात धक्का मुक्की मस्ती करते हैं। यदि कोई दोस्त ऐसा नहीं करता है तो उनकी दोस्ती कच्ची ही मानी जाती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा, हर एक का प्रयास यही रहता कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रखे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में, नांद अर्थात वह जगह जहां चारा डाला जाता है, तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। दोनों जब गाड़ी में जोते जाते तो प्रयास करते कि दूसरे मित्र पर, हीरा सोचता था कि मोती पर ज्यादा वजन न जाए और मोती ये सोचता था कि हीरा पर ज्यादा वजन न रहे। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई अर्थात बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात बहुत परेशान कर लिया उन दोनों ने। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते। पगैया अर्थात जो रस्सी होती है बैलों को बांधने की, उसको पकड़ करके आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, अर्थात तुम्हारा काम करते हुए मर जाना कबूल था। हमने कभी दानेचारी की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी शाम के वक्त तक वे दोनों बैल अपने नई जगह पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला।
यानी उन्होंने चारा नहीं खाया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, अर्थात दुखी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लग रहे थे, परायों जैसे लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, अर्थात दोनों ने इशारों में सलाह की, बात की, एक दूसरे को कनखियों से अर्थात तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात गांव में जब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, अर्थात जो रस्सी बंधी हुई थी उसको तुड़ा ली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, अर्थात दुगनी पावर, डबल पावर आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी अपने घर पर पहुंच गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव यानी आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, अर्थात वो झूरी से गुस्सा भी है, लेकिन झूरी पर स्नेह भी है, झूरी पर प्यार भी है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से गले लगाना और उन्हें चुंबन देना, यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी ऐसा गांव में पहली बार नहीं हुआ था, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, अर्थात उसका सपोर्ट किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद अर्थात विरोध करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अर्थात उसको तकलीफ हुई, क्योंकि उसके पीहर से दोनों बैल वापस आ गए थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप, ये आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, अर्थात जो मजदूर था उसको बिल्कुल हिदायत दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार की डालेंगी। चुराकर डाल। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, अर्थात उनकी अच्छी पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। यानी अपने बैलों को तो उसने अच्छा चारा डाला और इनको सूखा चारा। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी उसके इशारा करते कि दोनों उड़ने लगते थे, यानी तेज चलने लगते थे। यह मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी, वो तकलीफ तो थी ही, और उस पर चारा भी सूखा मिला। दांत की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता।
पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गए पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यहां भी देखिए, बैल हैं और बैल होते हुए भी उनमें नैतिक मूल्य हैं। उनका यह सोचना है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यानी एक किसान को मारना बैलों की जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अर्थात इस वक्त यदि हमने दोनों बैलों में से किसी की पिटाई कर दी तो ठीक नहीं होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जी हां, उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरने वाला था, लेकिन उस बालिका के स्नेह के कारण, उस बालिका के प्रेम के कारण उनके हृदय को भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। भैरव की लड़की थी, उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता, एक प्रकार का अपनापन हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत यह थी कि दो दो गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, अर्थात कमजोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, अर्थात गुस्सा भरा हुआ था, बदले की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी ना, ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा संदेश मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से दिया है कि बैल एक जानवर होते हुए भी औरत पर सींग चलाने के लिए मना करता है, यानी औरत पर हाथ उठाना गलत है। आगे लिखते हैं, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हां, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, अर्थात इनकी नाक में रस्सी डाल दी जाए। यानी वह लड़की उन दोनों बैलों को खोल रही है और ये कह रही है कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, इस बच्ची पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं।
ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का, रास्ते का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, यानी बुरी तरह भागे। वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कितनी अच्छी बात कही है। जानवर होते हुए भी अपने धर्म के निभाने की बात कर रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, अर्थात मटर का खेत था। चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ले, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी मोती को लगा कि खेल खेल में झगड़ा हो रहा है तो वह एक तरफ हट गया। कहानी के इस भाग में इतना ही। दोनों बैलों के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम देखेंगे दो बैलों की कथा पार्ट 2। और हाँ, पार्ट 2 में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।